साइंस पढ़ रहे थे, आज आपको मैथ मिलेगी। ठीक है, मैं एक बार 2 मिनट के लिए क्लब वगैरह देखता हूँ। लाइट इफेक्ट पड़ा कोई? थोड़ा सा यहाँ, हाँ हाँ यहाँ यहीं रहेगा, थोड़ा सा यहाँ इफेक्ट है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे बाद में। अभी हम बात करेंगे, आपको दिखाई तो सही दे रहा है, वैसे भी वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट ही देंगे ताकि आपको खाली बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे, हम दिखाई ना दे। मैं एक बार वापस उसको बंद करके आता हूँ। 2 मिनट दो, कैमरे की सेटिंग क्या है ना करनी पड़ती है। हाँ, तो आज हम बात करेंगे आपके 10वीं के चैप्टर नंबर 4 इन मैथ, द्विघात समीकरण। ये पार्ट फर्स्ट है इस वीडियो में। पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज इसमें है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। तो मैं कहूँगा 4.2 तक करवा दूंगा और 4.3 और 4.4 5 सेकंड में करवा देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पेन, कॉपी और मैथ्स की बुक अपने पास रखो और बैठो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन होंगे जल्दी से जल्दी होंगे, क्योंकि क्लास को ज्यादा लंबी रखना भी अच्छा नहीं होता। हाँ भाई, द्विघात समीकरण बेसिक। देखो, दो चीजें आपने सुनी नहीं हो चाहे सुनी हो, चर और अचर। क्या हो? चर और अचर। देखो, अचर तो होते हैं संख्या, 1 2 3 4 वगैरह होते हैं ना, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। और चर क्या होते हैं? ये होते हैं ए बी सी से लेके जेड तक, फिर अल्फा बीटा गामा, मतलब जो सिग्नल काम में लेते हैं, सिग्नल, उनको तो बोलते हैं चर। और अचर किसको बोलते हैं? संख्याओं को। चरों और अचरों को मिलाने पर जो बनता है ना, वो क्या बनती है? एक समीकरण बनती है। अब हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। देखो, ये तुरंत लिखो भाई, ये चीजें लिखो, क्योंकि मैं तुरंत मिटाऊंगा, मेरे पास क्या कंटेंट समझाना है आपको। अब द्विघात समीकरण क्या है? देखो, द्विघात यानी दो घात, तो ऐसी समीकरण जिसमें क्या हो, चर की अधिकतम घात कितनी हो, चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 होनी चाहिए। अब कैसे? देखो, इस द्विघात समीकरण को हम कैसे, किस फॉर्म में लिखते हैं? इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब a यहां क्या है, b यहां क्या है और c यहां क्या है? देखो, abc तो है अचर, अचर यानी संख्याएं, और इनको कैसे बोलोगे? a किसका गुणांक है? अक्ष स्क्वायर का, और b है अक्ष का, और c क्या है? एकदम से शुद्ध अचर है, इसके साथ कोई चर मिला हुआ नहीं है। और यहाँ अक्ष स्क्वायर और अक्ष क्या है? चर, क्योंकि ये कहां से है? एबीसीडी के अक्ष वर्ड से। ठीक है, अपने द्विघात समीकरण जो पढ़ेंगे वो इस फॉर्म में ही होनी चाहिए, और ना होगा तो उसको पहले बढ़ाओ। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का मैंने आपको अभी बेसिक बताया। चलो एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1, क्या करना है? चेक करना है। क्या करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो, मैं आपको 5-6 क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी भी आपको मैं बता दूंगा कैसे करने हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। इज इक्वल्स टू 2 को x से अंदर गुणा किया 2x, फिर 2 को किया 3 से, तो कितना हुआ? माइनस के 6, क्योंकि देखो माइनस का है यहाँ पे। अब यहां से लो आप, उनको सबको इधर ले आओ।
तो ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x तो पहले था वो इधर आएंगे माइनस का हो जाएगा 2x तो और 6 क्या बनेगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्यूशन करते हैं। x स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस का 1 प्लस का 6 प्लस के 7 और ये देखो 2x से माइनस के 2x कैंसिल तो क्या बचा इज इक्वल टू 0। बस अब हम लोगों ने देखो जस्ट पहले एक पेज पहले ही क्या पढ़ा था कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2। जैसे कि यहाँ x क्या है चर की अधिकतम घात कितनी है 2, यहाँ 1 है यहाँ है 2, अधिकतम घात 2 ही होनी चाहिए 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है तो देखो यहाँ अधिकतम घात कितनी है 2। अरे जहां था x पहले बात तो कहाँ है केवल एक जगह है, इसकी घात कितनी है 2 है, इसकी घात 2 तो ये क्या हुआ एक द्विघात समीकरण। तो आपको लिखना है हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना वो भी एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो क्योंकि बेसिक वगैरह है, खाली वर्ड का फर्क पड़ता है, चेक करें तो चेक इट और आपके एक्सरसाइज वगैरह में इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्वेश्चन वगैरह भी और इसमें कोई लैंग्वेज मैंने लिखी नहीं है, खाली समझना है वो चीज आप समझो। ठीक है सेकंड क्वेश्चन है इसी का फर्स्ट का क्या है x स्क्वायर माइनस 2x है, इसको मल्टीप्लाई करो ये हो गया माइनस के 6। देखो यहाँ पे माइनस है ये माइनस है ये तो यहाँ आ गया और 2 into 3 6। अब माइनस के इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो माइनस यहाँ और इसके भी यहाँ माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा। ठीक है और 2 को x से गुणा किया 2x, इनको इधर ले आओ तो यहाँ क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 2x तो पहले से था, उधर से जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है देखो भाई अब की बार कटने लायक कुछ है क्या, तो देखो कटने लायक कुछ भी नहीं क्योंकि ये भी माइनस का 2x और ये भी माइनस का 2x, इनको तो जोड़ेंगे तो ये तो बन जाएगा माइनस का 4x। ठीक है तो देखो लिखो इन्हें x स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस का 4x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने एक चीज अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बराबर 0 की फॉर्म में लेकर आ जाओगे तो ये क्या बन जाएगी एक द्विघात समीकरण। क्या बनेगी द्विघात समीकरण। देखो यहाँ a कौन है a अगर 1 रख दूं तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 गुणा x स्क्वायर माइनस 4 गुणा x और प्लस 6। तो देखो c तो कितना हुआ 6, b कितना हुआ जो x के गुणा में है माइनस 4। ठीक है और x स्क्वायर के गुणा में कौन है a यानी 1। ठीक है तो ये किसमें आ गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गई। इसको हम क्या बोल सकते हैं हाँ यह भी एक द्विघात समीकरण है, हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है दो क्वेश्चन बना दिए। तीसरा देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, पहले इसको इससे करते हैं फिर इसको इससे करना पड़ेगा तो करो। ये हो गया x स्क्वायर, देखो इस x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर फिर x को किया प्लस 1 से तो ये हो गया प्लस x। ठीक है अब माइनस 2 को करो x से तो ये हो गया माइनस 2x और माइनस 2 को प्लस 1 से किया तो माइनस 2 इज इक्वल टू ये आ गया x स्क्वायर फिर ये उससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। देखो ये पहले x से हुआ x स्क्वायर आ गया, अब x को करो 3 से प्लस के 3 से ना तो प्लस 3x और फिर 1 को करो तो माइनस के x और माइनस के 3। ठीक है उन सभी को यहाँ ले आओ। पहले यहाँ कौन कौन है देखो x स्क्वायर है प्लस के x है माइनस के 2x है और माइनस के भी 2 है, इनको इधर लाओगे तो देखो प्लस वाले माइनस के यानी माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के x और प्लस के 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। इधर तो कुछ नहीं बचा है, देखो काटो कैसे काटोगे x स्क्वायर यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का गए प्लस का x है और ये क्या है प्लस का x है तो दोनों जुड़कर क्या बन गए प्लस के 2x बन गए।
ये आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे 1 प्लस का, ठीक है। अब समीकरण लिखते हैं, देखो देखो एक्स स्क्वायर के कितने टर्म है, एक भी नहीं है, कितना हो गया 0 एक्स स्क्वायर, या इसको लिखो ही मत ना, एक्स स्क्वायर कैंसिल है। फिर लिखते हैं, देखो प्लस के कितने हैं 2x, फिर माइनस के 5x भी हैं, फिर क्या है +1 है इज इक्वल टू 0 है। अब इनको भी सॉल्व करो, यहां बचा माइनस के 3x + 1 इज इक्वल टू 0। भाई ये क्या बन रहा है -3x + 1 इज इक्वल टू 0, क्या ये ax² + bx + c बन रहा है? नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, द्विघात समीकरण के लिए तो जरूरी है कि चर का घात अधिकतम घात 2 होना जरूरी है, 2 से कम भी नहीं हो सकता, 2 से भी ज्यादा भी नहीं है, तो यहाँ तो घात ही है कि अधिकतम, ठीक है। तो ये क्या नहीं है द्विघात समीकरण, तो लिखोगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। देखो आगे के क्वेश्चन, चौथा समीकरण होगा, पांचवा भी होगा, छठा नहीं होगा, सातवां नहीं होगा, आठवां होगा। अब इनको करना कैसे, सिर्फ इस तरह करना है, पहले इस साइड को आप सोल्व करो, फिर इस साइड को करो, किसी भी एक साइड के सारे इधर आकर रख दो, ठीक है। जो प्लस के होंगे इस साइड वो उधर आकर माइनस के बन जाएंगे, जो इस साइड माइनस के वो उधर जाकर प्लस के बन जाएंगे। फिर सॉल्यूशन करो, अगर उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है तब तो वो क्या है द्विघात समीकरण, अगर उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म या पद नहीं है तो वो क्या नहीं है द्विघात समीकरण भी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण में निरूपित करें। देखो द्विघात समीकरण में क्या करना है, निरूपित करना है। कैसे करेंगे, देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी एक जमीन का टुकड़ा है जो कैसा है आयत की तरह। अब आयत कैसी होती है, आयत की एक लंबाई भी होती है और एक चौड़ाई भी होती है। ये कुछ आयत की संरचना है, मान लो ये कोई प्लॉट है, प्लॉट आपने देखा है कभी सिक्कर में, और किसी के सिक्कर में हम देखो, हम तो सिक्कर में रहते हैं, ज्यादातर लोग हमारे गांव वाले क्या करते हैं, हम मारते सिक्कर में प्लाट है, मानो तो भी सिक्कर में प्लाट, तो प्लाट क्या होता है, प्लॉट होता है वो रियलिटी में तो, और उसी को क्या बोलते हैं हम भूखंड बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, ठीक है, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा। तो ये क्या हो गया अपना आयताकार टुकड़ा है, मान लो इसकी कुछ लंबाई होगी, मैं l मान लेता हूं, एक बार इसमें b मान लेता हूं, क्योंकि इसमें दे नहीं थी ना, आगे देखेंगे, नहीं वरना l भी नहीं मानते, आगे देख लेंगे। यह क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आप क्वेश्चन में जो दे रखा है ना उसी को लेकर चले। देखो मैं लेकर चल रहा हूं क्या कि दिया गया है, क्वेश्चन एकदम इजी है, दिया गया है कि, अब क्या दिया गया वो लिखो पहले, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल। अब कौन सा कितना देर का क्षेत्रफल ये आपको पता है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। फिर अगली बात देखो क्षेत्र की लंबाई, अब क्षेत्र की लंबाई हमें ये नहीं देखा दे रखा है कितनी है, तो क्षेत्र की लंबाई को मान लो, देखो क्या मानेंगे, यहां देखो ऐसे लिखना, मानना, हम मान रहे हैं तो लिखेंगे मानना, मानना क्षेत्र की लंबाई। आप पता तो है कि द्विघात समीकरण बनानी है, देखो ऊपर लिखा हुआ है द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। निरूपित कैसे करेंगे, अक्ष का पदसीय में तो अक्ष स्क्वायर आएगा तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, अक्ष स्क्वायर नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। तो देखो माना क्षेत्र की लंबाई कितनी मान ली हमने, अक्ष मान ली, और सामने वाला क्या बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, कि ये बोल रहा है कि अगर लंबाई अक्ष है ना तो चौड़ाई कितनी होगी, पहले तो इसका दुगुना करो, तो दुगुना कितना होगा 2x, तो उससे भी एक ज्यादा है, ठीक है, 2x + 1 है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो क्षेत्र की क्या चौड़ाई क्या होगी, क्षेत्र की लंबाई कितनी आ गई x, और क्षेत्र की चौड़ाई क्या होगी, क्षेत्र की चौड़ाई होगी 2x +
वन, दुगुने से एक अधिक, ठीक है। अब इसको चित्र को मैं हटा रहा हूं भाई, ठीक है। अब देखो अपने क्या पूछ रहा है, एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। देखो लंबाई और चौड़ाई ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया है, यहाँ ये लिखना नहीं है, ये क्या है, जब आपको मैं गुणनखंड विधि और द्विघात समीकरण हल करने की विधियां बता दूंगा ना, तो यहाँ जो हम द्विघात समीकरण बना रहे हैं उनके हल निकाल लेना, क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा ही दे कि निरूपित ही करना है, क्या पता वो बोलते कि आप गुणनखंड विधि से हल भी कीजिए और लंबाई चौड़ाई भी निकालिए। तो देखो अब अपने पास दो समीकरण हो गई, लंबाई और चौड़ाई, कैसे निकाले इसको, द्विघात समीकरण कैसे डिनोट करें, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। तो भाई मैंने जो बोला वही करो, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ अच्छे से, फिर उसके हिसाब से हम करेंगे। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, खाली क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो मेरे हिसाब से तो भाई लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, शायद होता है। अब आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपने को, 528 मीटर, तो इसको मैं उस साइड लिख लूं, पहले मैं लंबाई लिख लेता हूं। लंबाई अपनी अक्ष है, इसको गुणा करना है चौड़ाई से, तो 2x + 1 से मल्टीप्लाई करो, बराबर में क्या रखो 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मीटर स्क्वायर तो क्या लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनानी है, हल नहीं निकालना है। अब देखो अक्ष को 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर, और इसको इस 1 से डिवाइड किया, यार ये मल्टीप्लाई वाला आपके प्रॉब्लम रहेगी थोड़ा, मैं कलर चेंज करके बता देता हूं। इससे जो किया वो तो है 2x स्क्वायर, और जो अक्ष को 1 से मल्टीप्लाई किया उससे यहां आएगा, वो मैं अभी लिख रहा हूं, प्लस का चिन्ह लगाओगे और क्या लिखोगे, अक्ष इज इक्वल टू कितना आ गया 528। मैंने क्या कहा, द्विघात समीकरण कब बनेगी, जब बराबर में 0 होगा। इसको वापस लेकर जाओ, तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर ले आए तो माइनस के 528 इज इक्वल टू 0। बेटा ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, अरे मेरे भाई विदे है कि नहीं, ये है। कैसे है कि देखो x स्क्वायर का पद है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, x का पद है, बिल्कुल है, और c है, बिल्कुल है, यानी अचर है। ये क्या ना ax स्क्वायर bx प्लस c। अब a क्या है, यहाँ a है 2, b कितना है 1, और c कितना है माइनस के 528, ठीक है। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का पहला हो गया, नहीं समझ में आया तो बता देना, कमेंट कर देना, ठीक है। सेकंड देखो, दो क्रमांक धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, कैसे निकालोगे, देखो मानना धन पूर्णांक, मानना पहला धन पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, मानने के लिए तो हम अक्ष ही मानते हैं, हर चीज को अक्ष ही मानेंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, दो क्रमागत, यानी क्रमागत क्या होता है, आगे पीछे, जैसे 2 3 3 4 4 5 6 7, मतलब ये क्या एक ही जाता है एक दूसरे से, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, एक ज्यादा होगा, और एक कितना होगा x + 1, x में तो एक जोड़ेंगे तभी अगला मिलेगा। क्या है कि गुणनफल उनका कितना 306 है, तो गुणनफल का मतलब हम उनको गुणा करेंगे तो 306 आएगा, यही तो कहना चाह रहा है। और द्विघात समीकरण बनानी है, अरे सोल्व करते जाओ, देखो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस x, ऐसे बनेगा x को x से गुणा किया x स्क्वायर आ गया, और x को 1 से गुणा किया तो आ गया x, ये क्या आ गया 306 बराबर में दे रखा है, 306 इधर पॉजिटिव है इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, और ये क्या बनी द्विघात समीकरण। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है कि नहीं, है ना, तो यहाँ से a भी निकाल सकते हो, b भी निकाल सकते हो, c भी निकाल, आगे निकालना पड़ेगा, इसलिए अभी बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। देखो x स्क्वायर के गुणा में कौन है 1 है,
बी तो अक्ष की गुणा में कौन है, एक है। सी तो सी जो है यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो लिख दो माइनस के 306। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी एज का गुणनफल अब 3 वर्ष के बाद 360 डिग्री होगा। देखो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन की उम्र पहले तो ज्ञात करनी है। तो लिखो मानना, मैं तो मैथ का तो ये काम है, मान लो हर चीज को। मानना रोहन की आयु कितनी है या एज मान लो, देखो आयु कितनी है x वर्ष, फिर उसके नीचे जस्ट अगला उसकी मां की आयु, तो लिखो उसकी सॉरी रोहन की मां की, उसको एग्जामिनर को थोड़े पता है किसकी मां की बता रहा है। रोहन की मां की आयु कितनी है, मां की आयु या उम्र है इससे 26 साल बड़ी है मतलब x प्लस 26 वर्ष। फिर अगला बोल रहा है उनकी एज का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 डिग्री होगा, 360 होगा, डिग्री नहीं सॉरी गलती हो गई मुझसे, 360 होगा। तो बेटा 3 वर्ष का बाद मतलब इसकी भी 3 साल बढ़ जाएगी, इसकी भी 3 साल, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, फिल्मों में दिखाते हैं ना 3 इयर्स लेटर, 3 वर्ष बाद। अब रोहन कितने साल का गया, रोहन की उम्र मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रोहन की आयु कितनी हो गई x प्लस 3 वर्ष और मां की आयु कितनी हो गई x प्लस 26 तो पहले से ही था, 26 में 3 और जोड़ दो 29, और अब बोल रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी x प्लस 3 का गुणा किससे करने पर, x प्लस 29 से करने पर कितना आएगा 360। इसको सोल्व कर लेना, द्विघात समीकरण बन जाएगी। देखो कैसे सोल्व करोगे मैं बता रहा हूं, इस अक्ष को पहले इस अक्ष से गुणा करोगे, फिर इस अक्ष को 29 से गुणा करोगे, फिर करना है 3 को अक्ष से गुणा, फिर 3 को करना है 29 से गुणा, फिर उसको क्या करना है सोल्व कर लेना है। जो कटने वाला है उसको काट दो, जो जुड़ेगा उसको जोड़ दो और जो घटेगा उसको घटा दो, और बाद में इसको इस साइड ले आओ तो ये माइनस का 360 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो मैं कैसे कर बता रहा हूँ, वैसे वैसे कर लेना आप, मैं आपको अभी इनकी हिंट दे देता हूँ वरना अपना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक ट्रेन है 400 किलोमीटर की दूरी, तो देखो दूरी कितनी है, दूरी है 480 किलोमीटर, यही है, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल, अब देखो चाल हमें दे नहीं रही तो पहले तो मानेंगे चाल बराबर मानना कितनी है, माना चाल बराबर है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, देखो कम चाल कितनी होगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, भाई माना चाल x थी पहले, उसमें से 8 कम करेंगे, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, तो वह 3 घंटे ज्यादा लेती है कहां जाने के, 480 किलोमीटर चलने के, कितने ज्यादा लेती है, ज्यादा समय कितना लेती है, ज्यादा समय ये लेती है 3 घंटे। देखो भाई अब पहले तो देखो समय है, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो देखो इसके लिए पहले तो लिखेंगे नियत साल, देखो अक्ष साल के लिए क्या होगा, अक्ष साल के लिए समय कितना लगेगा हमें नहीं पता, तो इसको लिख देते हैं समय 1। ये मान लो पहला समय है जब चाल अक्ष थी, उस टाइम पे दूरी तो वही है 480 किलोमीटर चल रहे हैं, और चाल कितनी थी अक्ष थी, और समय दूसरा कौन सा आ गया बाद में, समय दूसरा आ गया 480, तो दूरी वही रही, खाली चाल चेंज हुई, चाल कितनी आ गई, एक बार x माइनस 8, अब की बार ये आ गई। अब क्या होगा, ज्यादा समय कितना ले रही है, 3 घंटे ले रही है, मतलब बाद में ज्यादा टाइम ले रही है, तो पहले क्या होगा समय 2 माइनस समय 1,
फिर जो सोल्व करके x स्क्वायर की टर्म आ जाए तो वो क्या बन जाएगी, द्विघात समीकरण। खाली इतना ही करना है। एक्सरसाइज नंबर 4.2। भाई ये थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है, इसमें टाइम नहीं लगाते हैं फालतू का, जल्दी जल्दी करेंगे। देखो भाई गुणनखंड विधि से हल करना है। अब गुणनखंड विधि क्या है, जो बीच में होता है ना, याद नहीं हमने अभी तक पढ़ा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये पढ़ाया। तो जो bx है उसके s से टुकड़े करो, उसको जोड़ने पर तो क्या आए, जोड़ने पर तो आए कितना, bx आए, मतलब जोड़ने पर तो खुद आए, और गुणा करने पर क्या आए, उनके टुकड़ों को, इसको नहीं इसके s से टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो bx आ जाए, गुणा करने पर क्या आए, गुणा करने पर आए। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, ax स्क्वायर, तो पहले से था एक c और जुड़ गया तो c x स्क्वायर हो गया, ये आ जाए। और ये कैसे आएगा, इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो अपने को क्या दे रखा है, माइनस के 3x, माइनस के 3x के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़े तब तो माइनस के 3x आए, और गुणा करें तो 10x स्क्वायर आ जाए। तो ऐसी कौन से हो सकते हैं 3 के, देखो पहले 10 के टुकड़े करते हैं, 10 के किए 2 5 5 1, तो 5 और 2 आए, आए ना, तो 5 और 2 आए x स्क्वायर। अब कितने आए, 3x के टुकड़े कितने आए, 5x और 2x। देखो 3x कैसा है, माइनस का है, अब बड़ी संख्या को माइनस लेंगे, यानी 5x को माइनस कर लिया और इसको प्लस कर लिया, तभी तो सही आएगा उत्तर। तो लिख दो ऐसा कैसा, कैसा आएगा, माइनस का 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से x कॉमन लो, अंदर बचेगा x माइनस 5, केवल इतने से हिस्से से, और थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, यहां से जो कॉमन लिया तो आया x माइनस 5 अंदर बचा। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आएगा, इसमें से आ जाएगा 2, 2 कॉमन लिया तो आ गया अंदर भी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो एक चीज का ध्यान रखना, तो जो यहाँ अंदर आ रहा है कोष्टक में वही यहाँ आएगा, तो ऐसा क्या कॉमन ले कि यहाँ अंदर वो बचे, 2 कॉमन लेंगे। अब 2 कंडीशन बन गई, देखो एक तो बन गया x प्लस 2, अगर यहाँ माइनस होता तो ये x माइनस 2 आता, अब इसको प्लस है तो x प्लस 2 लिख देंगे, और मल्टीप्लाई में कौन आएगा, x माइनस 5 आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी है ना 2 कंडीशन बनती है बेटा, कि या तो x प्लस 2 0 है, बट इनमें से एक 0 है, मान लो ये 0 है तभी तो इससे गुणा करोगे, इसको 0 बना देगा, या ये 0 है इसको गुणा ये 0 बना देगा। अगर x प्लस 2 बराबर 0 है तब x बराबर कितना आएगा, माइनस का 2, यहाँ प्लस का इधर जाएगा माइनस का। ये तो पहला हल हुआ, दूसरा हल क्या होता है, देखो दूसरा हल देखते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना कर देंगे, इसको उधर भेजेंगे पॉजिटिव प्लस 5, ठीक है। ये आपका पहले क्वेश्चन का पहला हो गया। सेकंड देखते हैं, देखो मैं 5 4 5 करवा दूं, बाकी की हिंट दे देता हूं। देखो अब करते हैं x के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करें तब तो देखो 6 दूनी 12, 12 x स्क्वायर है, ये तो आए गुणा करने पर, और जोड़ने पर 1x आए, 1x, भाई ऐसे तो टुकड़े 1x अंतर आ रहा है, मतलब लगातार कोई ना कोई संख्या होगी, 2 और 1 1 2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 नहीं आ रहे, 2 और 3 भी नहीं आ रहे, 3 और 4 आ रहे हैं। देखो 3x और 4x मल्टीप्लाई करो, 4 3 12x स्क्वायर, और जोड़ो तो इनको एक माइनस का नहीं, ये माइनस का होगा भी, क्योंकि आना नहीं चाहिए माइनस का 12x स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का है, ठीक है। सही है, मिल गए अपने को 3 और 4। अब कैसे करने हैं, देखो 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, अब 3 और 4 तो मिल गए अपने को, अगर x यहाँ माइनस का होता तब तो हम 4 को माइनस का ले लेते, बड़ी संख्या को, यहाँ x प्लस है तो यहाँ छोटी संख्या को माइनस कर लेंगे, तो देखो प्लस
6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैं आपको बाकी सभी के गुणनखंड करके दे दूंगा, आप आगे कर लेना, ठीक है। देखो फिर इनमें से क्या कॉमन आएगा, यहां से देखो 2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन लिया, अंदर बचा x, ठीक है, और x प्लस 2। अब देखो यहां बचा ना तो x प्लस 2 ही है। अब x प्लस 2 कैसे है यार, माइनस के 3 कॉमन लो, माइनस के 3, देखो माइनस के 3 लिया, यहां से बाहर आ गया, अंदर बच गया x, यहां से माइनस 3 का भाग दिया तो कितना आ गया, प्लस के 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये तो सेम है। अब बनाओ 2x माइनस 3, एक तो एक बना x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 होंगे, क्या कि या तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 और x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये देखो मल्टीप्लाई में यहां के भाग में जाएगा 3/2, यह आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस के 2। तो ये आपके 2 सॉल्यूशन। और चलो अब अगले क्वेश्चनों के मैं बता देता हूं आपको हिंट। देखो 7x है, इसके टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो क्या है, देखो रूट तो आपस में गुणा हो गए 2, 5 दूनी 10, यानी 10x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वायर, ऐसी कौन सी संख्या है, यही मिल गए 5 गुना 2, देखो 5 दूनी 10 होता है और जोड़ने में कितना आएगा 7x, बिल्कुल, और पॉजिटिव चाहिए तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। यहां से क्या बनेगा √2x² प्लस, अब यहां कितना आ जाएगा आपके 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। कैसे करना है, देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, मतलब √2 कॉमन आ सकता है, तो √2 को अपने √2 x को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, देखो अंदर बच गया x, यहां से √2 बाहर हो गया, 1x बाहर हो गया, यहां क्या बचा, एक तो √2 बचा, x तो बाहर है, x प्लस √2। अब देखो यहां अपने को बचाना तो x प्लस √2 ही है, ये तो पता है फिक्स है, क्योंकि जो यहां आया वही वहां आएगा। पर अब क्या करें कि ऐसा आ जाए, तो वही कॉमन लो, 5 कॉमन ले लो, प्लस के 5 कॉमन ले, दोनों से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया आपका। यहां से देखो 2 कंडीशन वापस बन गई, क्या x प्लस √2 वाली है, तो ये और एक ये कौन सी √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 होगा या √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ये होगा तब तो क्या होगा, √2x इज इक्वल टू माइनस के 5 आ जाएगा, ये उधर जाके, और x इज इक्वल टू आ जाएगा -5/√2, ठीक है। और दूसरा यहां क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस के √2, क्योंकि ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाते नेगेटिव हो जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये बट्टे में है, बट्टे का लफड़ा खत्म करो, पूरी समीकरण को 8 से गुणा कर दो, 8 से गुणा करके यहां कितना आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आया कैसे, ये मत पूछना, क्योंकि देखो मैं बता देता हूं, 2x² को 8 से गुणा किया तो ये तो आ गया 16x², ठीक है, माइनस का था अपना x, इसको 8 से गुणा किया तो ये माइनस का 8x आ गया, ठीक है, प्लस के 1/8 थे, इसको गुणा किया 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 बचा, ठीक है, सेम यही चीज मैंने यहां लिखी है, ठीक है, और 8 को 0 से गुणा करोगे 0 ही आएगा। अब इस समीकरण का जो हल आएगा वही इसका है। कैसे है, इसके कितने टुकड़े करें, देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने में तो 8 है और गुणा करने पे कितना है, देखो 16 एकम 16x², तो 4 4 है, 4 चौक 16 और 4 4 8 भी होते हैं, तो माइनस के 4x आएंगे, माइनस के दोनों माइनस के आ जाएंगे 4x, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो यहां से कितना कॉमन लेंगे 4x, अंदर क्या बचा 4x ही बचा, देखो गोल लगा के देखो 4x कॉमन लिया, इसमें से 4x यहां तो बचा 1 -1 और 4x बाहर आ गए। अब देखो यहां क्या बचेगा, 4x -1 ही कॉमन बचेगा, यहां भी आना तो यही चीज सेम ही, पर बीच में इनमें से ले क्या कॉमन, इसमें से ले लो आप -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लो तो ये तो प्लस का
माइनस का बन जाएगा, सही है। दो कंडीशन बनी 4x-1 की, एक 4x-1 की। पर देखो ये तो क्या है, सेम है कि या तो 4x 4x-1 इक्वल टू 0 या ये 4x-1 इक्वल टू 0, पर दोनों सेम ही है भाई, दोनों सेम ही तो है। तो कोई सा भी एक कर लो, इसको छोड़ देते हैं, एक ही कर लेंगे, दोनों के सेम आएंगे। 4x इक्वल टू कितना आ गया 1, इधर जाके पॉजिटिव, फिर x के मल्टीप्लाई में 4 है तो ये यहां जाके डिवाइड में आ जाएगा 1/4, x इक्वल टू 1/4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखो, अगला है अपना 100x²। तो देखो 100x² तो ऐसा कैसा रहने दो, इसको कर दो -10x, जोड़ोगे तो 20x आ जाएगा, वो भी माइनस का, और मल्टीप्लाई करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। ठीक है, +1 इक्वल टू 0। यहां से अपने 10x कॉमन लो, अंदर क्या बचा, देखो 10x बचा, अंदर 10x - 1। अब यहां भी बचाना तो 10x - 1 ही है, पिछले की तरह ही कहानी है, यहां से भी -1 कॉमन ले लो, 0 क्या आया, 10x - 1 का एक कंडीशन बनी, एक तो ये बनी और एक 10x - 1 एक और बन गई, 10x - 1, यानी इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, चेक कर लो, 10x - 1 इक्वल टू 0 कर लो। फिर इसको कैसे करोगे, 10x इक्वल टू इधर जाएगा +1, ठीक है, फिर क्या होगा, x से डिवाइड में चला जाएगा 1/10, ये आ गया आपका। एग्जांपल नंबर 1 को हल करो। देखो भाई दे रखा है आपको पहले से, या आपको हल कैसे करना है मैंने बता दिया, कितने क्वेश्चन कराए उसी तरह से इसको भी कर देना। 45 के क्या करने हैं आपको, टुकड़े करने हैं, जिसको गुणा करो तब तो क्या आना चाहिए 324x², और जोड़ने पे क्या आना चाहिए -45x, कर देना इसे टुकड़े। ठीक है, चलो आगे, इसके भी सेम ही है, माइनस इसके क्या है, जोड़ने पे तो आने चाहिए 55x के, ऐसे टुकड़े करोगे जोड़ने पे तो आ जाए माइनस के 55x, और गुणा करने पर कितने आ जाए, गुणा करने पर आए अपने 750x²। ठीक है, दो ऐसी संख्याएं, देखो भाई तो ऐसे अगला पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये पूछ रहा है दो ऐसी संख्याएं जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो। तो देखो माना पहली संख्या, इसमें क्या करेंगे, पहली संख्या मान लेते, पहली संख्या कितनी है, x मान ली हमने, तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी 27 में से घटा दो, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए, यही बोल रहे हैं दोनों संख्याओं को जोड़ने में 27 आएगा। देखो भाई अगर a + b = 27 है तो हम a को क्या लिख सकते हैं 27 - b भी तो लिख सकते हैं, तो वही हमने यहाँ किया है। ठीक है, अब क्या है, गुणनफल 182 हो तो गुणनफल यानी गुणा, तो इनको कर दो गुणा भाई, x को करोगे 27 - x से गुणा करोगे 182 आना चाहिए, 182 को ऐसा कैसा रहने दो, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 27x - x², इसको उधर ले जाओ क्योंकि अब की बार x² माइनस का इसको पॉजिटिव चाहिए, ये आएगा x² उधर जाकर पॉजिटिव बन गया, 27x माइनस का बन गया, और वो क्या है पॉजिटिव 182 है इक्वल टू 0। देखो भाई देखा समीकरण बन गई, गुणनखंड विधि लगाओ, सोल्व करो, गुणनखंड विधि से सोल्व करो। अब आप लोग सोच रहे हो भाई सर आप तो क्या कर रहे हो, हमें खाली हिंट दे रहे हो, क्वेश्चन सारे आपने बोला था कि सारे करवाओगे, तो भाई सारे क्वेश्चन आपको कहां करवाऊंगा, आपको पीडीएफ दे रहा हूं मैं टेलीग्राम पे। जिस बच्चे ने ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है, तो अपना ऑनलाइन कोर्स भी खाली सस्ता सा है, 399 रुपीस पर मंथ है, पर मंथ काफी है, पर को सब्जेक्ट है भाई, पर सब्जेक्ट एकदम सस्ता सा कोर्स है, आपके स्कूलों से तो बहुत अच्छा कोर्स है। आपको याद हो हम लोग वीडियो दे रहे हैं, हिंट बता रहे हैं, बेसिक क्लियर करवा रहे हैं, क्वेश्चन करने का तरीका बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सोल्व करके
पीडीएफ में हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे ये पीडीएफ मिलते हैं, टेलीग्राम पे और हमारे डिजिटल ऐप पे, ठीक है। अब डिजिटल ऐप कौन सा है ये अभी हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि अभी तो आप खाली ध्यान दो पढ़ने में, फिर कभी आपको मेरे को मौका मिलेगा तो बता दूंगा। पर अगर किसी को कोर्स खरीदना हो ना भाई, तो देखो ये मेरे मोबाइल नंबर है 9610415932, कॉल कर लेना बेटा, आपका कोर्स परचेज हो जाएगा, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भाई, दो क्रमांक धन पूर्णांक वर्गों का योग, देखो पहली संख्या क्या होगी, मानना है अपने को, तो माना पहली संख्या, ये धन पूर्णांक दे रखा है तो धन पूर्णांक ही लिखेंगे भाई, माना पहला धन पूर्णांक, बुक लेके बैठे हो ना, क्वेश्चन देख लेना, माना पहला धन पूर्णांक क्या है, x मान लिया, अब अपने को कौन सा मानना है, दूसरा, तो दूसरा देखो दूसरा, पर दूसरा हर कुछ नहीं मान सकते अब की बार, क्योंकि अब उन्होंने क्रमागत नाम दिया है, क्रमागत मैंने बताया जस्ट अगला, तो जस्ट अगला का मतलब इसमें एक प्लस करेंगे, तो दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा, x + 1, इनके वर्गों का योग कितना है 365, यानी x का स्क्वायर करना है पहले, तो फिर जोड़ना क्या है इसमें, x + 1 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर, वो कितना आएगा 365, देखो x स्क्वायर, फिर प्लस क्या a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab = 365। सॉल्यूशन में कर ले रहा हूं पहले, देखो x² जुड़ के 2x² बन गया, फिर यहाँ क्या हो गया प्लस के 2x आ गए, अब ये इधर आएगा तो माइनस का आएगा, और यहाँ आएगा माइनस का, तो एक कम हो जाएगा भाई, यहाँ एक प्लस का है और एक माइनस का, ठीक है। 364 = 0, या तो इसको यहाँ से द्विघात समीकरण से हल कर लो, या पूरी समीकरण में 2 का भाग दे दोगे, तो क्या बनेगा, देखो x² + x माइनस ये इसका आधा हो जाएगा, तो लगभग 182 हो जाएगा शायद, 182 = 0। यार इसका सॉल्यूशन कर लो, दोनों के जो सॉल्यूशन होंगे सेम होंगे, वहां से पहले आपको निकलेगा x, x को कहां रखोगे, यहाँ, तो पहला धन पूर्णांक तो आपको मिल जाएगा, फिर उसी में एक जोड़ दोगे, यानी x + 1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दूसरा क्रमागत पूर्णांक मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक समकोण त्रिभुज, सबसे पहले मैंने जब आपको त्रिकोणमिति पढ़ाई थी तो समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी, कि थीटा जहां हो उसके सामने कौन होता है, लंब होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और यहाँ कौन होता है, इस लंब को ही क्या बोलते हैं बेटा, ऊंचाई बोलते हैं, मानना ये BC है। अब वो देखो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। अब आधार से 7 सेंटीमीटर कम आधार में पता नहीं है, तो क्या मानेंगे, मानना आधार बराबर क्या होगा, x होगा, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो अगर आधार x है तो आधार में से 7 सेंटीमीटर कम, ठीक है। यदि कर्ण, अब कर्ण कितना है, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर हो, तो अन्य दो हो जाएंगे आप कीजिए, यानी ये दो ज्ञात नहीं है, x का मान आ जाएगा, तो आधार तो वैसे ही आ गया, फिर x में से 7 कम कर दोगे तो ऊंचाई आ जाएगी। कैसे करना है, मैंने आपको त्रिकोणमिति में पाइथागोरस थ्योरम बताई थी बेटा, या बोधायन थ्योरम, बोधायन प्रमेय, वो बोधायन प्रमेय क्या होती है, वो होती है देखो कर्ण का स्क्वायर, यहाँ कर्ण स्क्वायर = आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करना है। देखो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर करोगे कितना बनेगा, सॉरी 13 का स्क्वायर करोगे कितना बनेगा, पहले लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो कर्ण कितना है 13
तेरह का स्क्वायर किया इज इक्वल टू आधार कितना है अक्ष है तो अक्ष का स्क्वायर तो अक्ष स्क्वायर होगा प्लस लंब कितना है लंब या ऊंचाई, देखो ऊंचाई और लंब एक ही चीज होती है भाई, ठीक है। अक्ष माइनस 7 तो ये हो गया अक्ष माइनस 7 का स्क्वायर। कलर चेंज एंड सॉल्यूशन जल्दी से होता है। 13 का स्क्वायर करो, देखो 169 मैं यहाँ बता रहा हूँ 169 कितना आ गया 13 का स्क्वायर, इसको मैं बाद में लिखूंगा, पहले इसको सॉल्यूशन कर लेता हूँ। देखो अक्ष स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखो यहाँ 2ab का फॉर्मूला 2, a कितना अक्ष है b कितना है 7, तो 2 into 7 14x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ये आएगा 169 169। अब देखो अक्ष स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर आपको अक्ष का पद लिखना है माइनस 14x और ये हो गया प्लस 49 इज इक्वल टू 169। समीकरण बता रहा हूँ वो लिख लेना, सॉल्यूशन आप कर लेना अपने हिसाब से। मैंने जो बताया है गुणनखंड विधि से गुणनखंड करना सीख लिया आपने, अब गुणनखंड करो और उसके बाद क्या करो सॉल्यूशन। तो ये आ गया माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169 है। 169 को इधर ले आओ, मैं यहाँ एक बार इसको हटा रहा हूँ। देखो यहाँ ध्यान देना 169 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब बड़ी संख्या माइनस के तो चिन्ह तो माइनस का आना पड़ता है। इसमें से आपको 49 माइनस करना है, तो देखो 49 माइनस किया कितना हो गया 120 इज इक्वल टू 0। या तो आप इसका सॉल्यूशन कर लो या देखो दो को कॉमन करेंगे, वैसे ही बात है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, या इसका सॉल्यूशन कर लो, दोनों सेम आएगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, इस वजह से दो कॉमन कर दिया और बाहर कर दिया उसको। चलो अगला देखते हैं, इसके बाद कुछ है, हाँ भाई इसके बाद कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन ही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। देखो प्रत्येक नग का निर्माण लागत, ये कोई कुटीर उद्योग वगैरह के बारे में क्वेश्चन है, आप बुक में पूरा पढ़ लेना, मैं यहाँ खाली कोई चीजें लिखी है मैंने तो मेरे काम आएंगी। देखो प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से, तो देखो जो चीज नहीं दे रखी यानी क्या नहीं दे रखा, में बर्तनों की संख्या नहीं दे रखी, तो मानना बर्तनों की संख्या तो बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, अक्ष मान लिए हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या है प्रत्येक नग की निर्माण लागत है, तो लिख दो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ये भी पता नहीं पर हम इसके हिसाब से देखेंगे। देखो बर्तनों की संख्या के दुगुने, बर्तनों की संख्या कितनी है अक्ष, इसको लिखो 2x दुगुना कर दिया से 3 अधिक थी प्लस 3, उस दिन निर्माण लागत 90 रुपए थी। अब कितनी थी निर्माण लागत 90 रुपीज। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। भाई देखो निर्माण लागत ये बाद में पूछ क्या रहा है, करना क्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या यानी x की वैल्यू एक तो ठीक है, और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है यानी 2x प्लस 3 की वैल्यू। कैसे निकलेगी, द्विघात समीकरण क्या करो, आपको जानते नहीं है, जोड़ो। कैसे जोड़ोगे, कुल लागत कितनी है 90 रुपीज है, और 90 रुपीज कितनी है बर्तनों की जितनी संख्या है और एक बर्तन के कितने पैसे लगे हैं। देखो x को गुणा कर दो आप 2x प्लस 3 से, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 90। सॉल्यूशन करो, देखो यहाँ आएगा 2x स्क्वायर ठीक है प्लस 3x, इधर आएगा माइनस 90 इज इक्वल टू 0। लगा दो बेटा यहाँ पे क्या द्विघात प्रमेय, और द्विघात प्रमेय लगाकर इसको सोल्व कर दो। यहाँ से जो देखो
यहाँ से आपके पास क्या आएगा, अक्ष आएगा, वो तो क्या होगी, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या। और उसके बाद आपको निकालना है 2x + 3, जो क्या है, प्रत्येक नग या प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत। ठीक है, चलो भाई पार्ट फर्स्ट फिनिश हुआ यार, इसी पेज पे क्यों नहीं चलते। पार्ट फर्स्ट क्या हुआ आपका, फिनिश हुआ। पार्ट सेकंड आपको करवाया जाएगा मंडे को करवाया जाएगा। मंडे को कितनी डेट है भाई, आज शायद 13 होगी उस दिन, 13 फरवरी 2023। और एक विशेष सूचना है भाई सभी बच्चों के लिए है जो मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं। मेरे न्यू एज स्टडी अड्डा पे ऑफलाइन सेमिनार कल है, ऑफलाइन। ये पूरा मैथ्स का होगा, इसमें मेरे को क्या क्या करवा दूंगा मैं आपको, देखो आपको मैं करवा दूंगा 1 2 सारी कर दूं, 1 से लेके आपको 8 तक पूरी जो आपकी प्रश्नावलियां या एक्सरसाइज है सारी करवा दूंगा। इसमें मैं आपको बेसिक और ट्रिक बता दूंगा, क्वेश्चन जिसमें ट्रिक लगने लायक है, बेसिक और ट्रिक बता दूंगा, सारे एग्जांपल करवा दूंगा, क्वेश्चन करवा दूंगा, और ये आपके ऑफलाइन सेमिनार में सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ी बहुत डिटेल आपको जो मैं देना चाहता हूँ वो दे देता हूँ। आपके अगर किसी के भी 12th में भाई और बहन है और वो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड करने के लिए बोलिए। टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम एक मोबाइल एप्लीकेशन है और उस पर मेरा क्या है, एक ग्रुप है जिसको आप सर्च कर लेना, शायद उसका नाम यही है, मेरे को पूरा कंफ्यूजन नहीं, ये है अर्जुना 12th मैथ स्टडी अड्डा। देखो ये ग्रुप का नाम ऐसा है, बाकी न्यू एज स्टडी अड्डा ही अपने सेंटर का नाम है। ठीक है, और अपने टेलीग्राम पर क्या क्या चैनल मिल जाएंगे आपको मैं बता देता हूँ। देखो जिसको सीईटी की तैयारी कर रहा है वो घर पे 12th लेवल, उसके लिए अपने टेलीग्राम पर ग्रुप है, पर सब पीडीएफ जो वगैरह है उनके लॉक है बेटा, वो लॉक जिस चीज को हटाना है 200 रुपए 300 रुपए जो भी फीस है उनकी, वो आप उस टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कितनी फीस है, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या एक ऑनलाइन बिजनेस अकाउंट है, तुरंत मैसेज आता है उससे। सीईटी है और कोई अगर राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहता है उसके नोट्स आता है, उसके लिए भी अपने हैं, और एसएससी जीडी के लिए नोट्स है, एलडीसी के लिए नोट्स हैं, 12th बायो के नोट्स हैं, और 12th मैथ्स के भी नोट्स हैं। पर कोई ये मत सोचना कि भाई इंग्लिश मीडियम के अलग होंगे, हिंदी मीडियम के अलग होंगे, अलग किसी को कुछ नहीं है। उसी ग्रुप में हिंदी मीडियम के पीडीएफ भी है, उसी में इंग्लिश मीडियम के पीडीएफ भी है, आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम। ठीक है, और ये मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोग लिख सकते हो, तो लिख लो, जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो कॉल कर सकते हो।